Hello, future officers. My name is Narendra Sharma, and I welcome all at the study fund. So, guys, today we are going to discuss the history questions of CAPF AC 2015. तो ये रहा सामने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 और यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 3 देखने को मिलेगा। ये पैटर्न मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से पता है कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में आंसर कैसे निकलता है। ऑलरेडी ना जाने में कितनी बार आपको ये बता चुका हूँ। तो सर यदि बात की जाए किसकी, स्टेटमेंट 1 की बात की जाए और स्टेटमेंट 2 की बात की जाए तो आपको क्या देखने को मिलेगा। स्टेटमेंट 1 में बोला जा रहा है कि जो इंडिया का शेयर है वर्ल्ड की जो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है इसमें स्टेडली क्या हुआ था, डिक्लाइन हुआ था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 19th एंड 20th सेंचुरी। ये बात की जा रही है कि 19वीं और तथा 20वीं शताब्दियों में विश्व के विनिर्माण उत्पादन के भारत में अंश में निरंतर क्या हुआ था, ह्रास हुआ। स्टेटमेंट 2 बोली जा रही है सर कि देयर वाज नो एब्सोल्यूट डिक्लाइन इन द प्रोडक्शन ऑफ इन इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। अब देखो यदि आपने थोड़ा बहुत भी ना समझा हुआ है तो आपके लिए चीजें वैसे आसान हो जाएंगी। सर आसान कैसे होंगी चीजें? आसान चीजें ऐसे होंगी कि आप ये मान के चलो कि सर प्रोडक्शन में डिक्लाइन होगा ही नहीं, ऐसा तो है ही नहीं। हमें ये पता है कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए थे तो हमारा जो हैंडीक्राफ्ट था पूरा का पूरा तहस नहस हो गया था। ब्रिटिशर्स यहाँ से जो है रॉ मटेरियल बेसिकली लेके जाते थे और वहां ब्रिटेन के अंदर फिनिश गुड बेसिकली क्या करते थे, बनाते थे और इंडिया में आके डंप करते थे। तो इंडिया की प्रोडक्शन में नो एब्सोल्यूट डिक्लाइन ऐसा तो होगा ही नहीं। सर क्या होगा, डिक्लाइन तो जरूर होगा। तो सर यदि आपको ये स्टेटमेंट पता है तो स्टेटमेंट 2 क्या है, फॉल्स है। और यदि स्टेटमेंट 2 फॉल्स है तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी। अब आपको करना क्या है सर, आपको जो है हमेशा की तरह जो है नीचे अपना स्कोर जो है मेंशन करना है। स्कोर कैसे मेंशन करोगे सर? स्कोर जो है मेंशन करने का तरीका यही रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट किए, उसके बाद जो आपको राइट आंसर्स लगे और उसके बाद जो रॉन्ग आंसर्स लगे और उसके बाद जो है फाइनल स्कोर जो है आप निकालोगे जैसे यूपीएससी निकालती है, राइट। तो ये आपको क्या देखने मिलेगा, स्टेटमेंट 1 ट्रू है और स्टेटमेंट 2 आपको फॉल्स देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था इंडिया के अंदर, यस, ये याद रखना आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर यहाँ पे बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेलवे इन कॉलोनियल इंडिया बाय ब्रिटिश कंपनी इज और आर नॉट ट्रू। तो वर्ड क्या है सर, नॉट ट्रू। डायरेक्टिव याद रखना सर कि निम्नलिखित कथनों में से औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश कंपनियों द्वारा रेलवे के निर्माण से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। पहली स्टेटमेंट है द कंपनीज वर गारंटीड a return of 5% on their investment by the government of India। अब सर भारत सरकार द्वारा कंपनियों को उनके निवेश पर 5% का प्रतिलाभ प्रत्याभूत किया गया था। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या हो सकती है, फैक्ट है 5%। अब सर 5% ही था, 10% था, 15% था, इसके कारण जो हम स्टेटमेंट पे कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, राइट। तो हमें ये पता है, यदि आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है कि हाँ वहां पे रिटर्न तो मिलता था, जो भी कंपनीज थी यदि वो इन्वेस्टमेंट करती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको रिटर्न तो दे रही थी, ये तो हमें अच्छे समझ में आ रहा है, ये सुनो। तो सर 5% है या नहीं इसके ऊपर डाउट है। दूसरा सर द रेलवे वर टू बी मैनेज्ड बाय द मेनली बाय द गवर्नमेंट। अब जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा है वो मे भी इस स्टेटमेंट को सही मान के चले कि हाँ हो सकता है कि रेलवे का जो प्रबंधन था वो प्रमुखता सरकार द्वारा ही किया जाना चाहिए था। लेकिन यदि आपने स्पेक्ट्रम को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको यह देखने मिलेगा कि जो रेलवे थी वो प्राइवेट के हाथ में थी, ना कि किसके हाथ में थी, ना कि जो है गवर्नमेंट के हाथ में थी। तो यहां से सर मुझे ये पता चल गया कि मेरी जो सेकंड स्टेटमेंट होगी ये सही है। और सर यदि मेरी सेकंड स्टेटमेंट जो है सही नहीं है तो मतलब पूछा गया नॉट करेक्ट, तो 2 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे भी है। मतलब क्या सर, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। इससे मेरा क्या हो गया, 1 स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि अब नोट्स में ऐड कर लेना कि 5% ही जो है सर मेनली क्या था, 5% ही रिटर्न बोला गया था। उसके बाद सर देयर वाज नो सिस्टम ऑफ प्रेफरेंशियल फ्रीट चार्ज। अधिमानी माल भाड़े की कोई पद्धति नहीं थी। अब ब्रिटिशर्स इंडिया में कुछ लेके आए और वो यहाँ पे आके कुछ इंडियंस के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करें, ऐसा कभी हो सकता है? सर बिल्कुल होगा। तो फ्रीट के चार्जेस भी बेसिकली आपको क्या देखने मिलेगा, यदि इंडियन गुड्स है इनकी मूवमेंट करनी है
तो उसके हिसाब से जो फीड के चार्जेस थे ये सर बढ़ेंगे। और यदि आपको क्या देखने को मिलेगा, यदि जो है कोई ब्रिटिशर्स होगा उसको अपने गुड्स को मूव करना, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, चार्जेस जो है कम होंगे। तो सर देयर वाज अ नो सिस्टम ऑफ प्रेफरेंशियल फीड चार्ज, ऐसा तो होगा नहीं। तो स्टेटमेंट ये भी क्या है, गलत है। मतलब अभी भी मैं कंक्लूजन तक नहीं पहुंचा। द कंपनीज वर टू गेट द लैंड फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब ये क्वेश्चन है सर। अब देखो कंपनीज, अब मुझे ये पता चल गया सर कि जो कंपनीज है इसकी जिम्मेदारी है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेलवे बनाए। लेकिन सर जमीन जो है कंपनी का खुद लेगी, सोचने वाले मुद्दे ही। तो सर जो जमीन होगी ये सरकार ही इनको कहीं ना कहीं देगी, और सरकार ही इनको जमीन देगी। तो ये स्टेटमेंट सही है। मतलब क्या 2 और 3 जो है क्या होगा, राइट आंसर होगा। 2 और 3 सर क्या होगा, राइट आंसर होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी में बोला गया है सर कि आपको बताना है क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में, इसके बारे में बताना है। क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में बताना है। तो सर कोई भी मूवमेंट हुई है, हम एनसीएम की बात कर ले, स्वदेशी की बात कर ले, होम रूल मूवमेंट की बात कर ले, सीडीएम की बात कर ले, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात कर ले, ओके। तो सर अच्छा मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सीडीएम मूवमेंट में, दोनों में डिफरेंस क्या था? दोनों बॉयकॉट ही चल रहा था, डिफरेंस क्या था? ये आपको बताना है। हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पता होगा। तो सर अब यहाँ पे आपको क्या देखने मिलेगा कि क्विट इंडिया मूवमेंट के प्रमुख चरणों के बारे में आप बताओ कि स्ट्राइक्स, बॉयकॉट्स एंड पिकेटिंग इन अर्बन सेंटर्स, हड़तालें, बहिष्कार और नगरीय केंद्रों पर धरने, ये देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली ये किसी भी मूवमेंट का रहता ही है। तो पहली स्टेटमेंट बोला क्या गया है सर, हमें बताना है करेक्ट। तो या तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये नहीं। दूसरा सर क्या देखने मिलेगा, ये सब छोड़ो, सीधा तीसरी स्टेटमेंट के ऊपर आ जाओ चुपचाप। फॉर्मेशन ऑफ द होम रूल लीग। सर होम रूल लीग तो जो है ये आपको क्या देखने मिलेगा, होम रूल मूवमेंट के आसपास देखने को मिलेगा। तो सर इसका इसके साथ कोई भी लेना देना नहीं, इसका सर इसके साथ कोई भी लेना देना नहीं है। तो आपको क्या देखने को मिलेगा सर, आपको देखने मिलेगा थर्ड स्टेटमेंट मेरी गलत होती है। तब भी मैं कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाया। वाइड स्प्रेड अटैक इन द रूरल एरियाज, the many symbols and means of colonial rules and authorities, railway, telegraph lines and government, औपनिवेशिक शासन तथा सत्ता के अनेक प्रतीक और साधनों तथा रेलवे, टेलीग्राफ लाइनों एवं सरकारी भवनों पर ग्रामीण क्षेत्रों पे व्यापक हमले। तो सर हुए तो थे, वायलेंट मूवमेंट तो थी, हुए तो सेकंड स्टेटमेंट भी मेरी सही है सर। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये मेरा ऑलरेडी कर चुका है। यहाँ से एक और ऑप्शन कर, और सर फोर्थ स्टेटमेंट ही बताएगी कि आंसर क्या। द कर्नाटका मेथड, इसमें कर्नाटका मेथड को यूज किया गया था। तो ये एक आउट ऑफ द बॉक्स स्टेटमेंट है, 50-50 भी। अब आपको क्या करना है सर, या तो 1 to 4 कर लो या 1 2 कर लो। तो अपने नोट्स के अंदर ऐड कर लेना कि कर्नाटका मेथड जो है, जहां जिस तरीके से आपको क्या देखने को मिलेगा, नॉन कॉपरेशन को, सॉरी क्विट इंडिया मूवमेंट को कर्नाटका में फॉलो किया गया था, उसको कर्नाटका मेथड कहते थे। तो ये बेसिकली राइट आंसर है। तो सी राइट आंसर होगा 1 2 और 4। तो नोट्स के अंदर आपको क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर जो है कर्नाटका मेथड को ऐड करना है। तो सर ये फेजेस में सारी सारी चीजें चलती हैं, राइट। तो ये फेजेस को आप इजीली देख सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज और नॉट द पार्ट ऑफ द RIN म्यूटिनी। रॉयल इंडियन म्यूटिनी जो है बेसिकली इसका कौन सा पार्ट नहीं है, नॉट डायरेक्टिव है, याद रखना। इंडियन नेशनल आर्मी, सर इंडियन नेशनल आर्मी टोटली डिफरेंट सेगमेंट चलेगा कि नहीं चलेगा, इसके साथ रॉयल इंडियन म्यूटिनी के साथ कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब आपको ये पता होना चाहिए कि रॉयल इंडियन म्यूटिनी जो है ये बेसिकली क्या है, ये 1946 के आसपास हुई है। yes. तो इंडियन नेशनल आर्मी का कोई लेना देना नहीं है, तो मैं इसको काट दूं। तो सर अब मेरे को देखना है कि फोर्थ स्टेटमेंट लॉर्ड इरविन। सर मैं जब सीडीएम पढ़ रहा था तब मैं कहीं लॉर्ड इरविन के बारे में बात करता था, इरविन पैक्ट एंड ऑल 1932। मुझे पता है ये 1946 में होगी। तो सर ये तो फोर्थ स्टेटमेंट तो गलत ही है। और यदि ये गलत ही है, मैं एक स्टेटमेंट के पास पहुंचता हूँ, बी 2 और 3 ओनली। क्या होगा सर, 2 और 3 ओनली इसका राइट आंसर होगा। सो क्या देखने मिलेगा, बी इज गोइंग टू द राइट आंसर। अब मैंने ज्यादा यहाँ पे कुछ नहीं मेंशन किया, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ, आपके नोट्स ऑलरेडी कंप्लीटेड है। आपको बस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, आप यहाँ पे ये सीखो। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
सर बात की जा रही है बाल गंगाधर तिलक के बारे में, क्या आपको बाल गंगाधर तिलक है ये किससे संबंधित है? पूना सार्वजनिक सभा, द एज ऑफ कंसेंट बिल, उसके बाद क्या देखने मिलेगा, गौरक्षिणी सभा, आत्मीय सभा। मुझे बाकी कुछ नहीं पता, मुझे यह पता तिलक जो है 1905 में काफी प्रोमिनेंट था। 1870 के बाद ये कहीं ना कहीं ज्यादा प्रोमिनेंट होने लगे हैं और 1960 तक रही। मुझे टाइम पीरियड पता है आत्मीय सभा का कि मैं ना जाने कितनी बार बोल चुका हूँ, 1840 राजा राम। तो सर मुझे एक बात बताओ कि यहां से ये कटेगा, कट गया। आई लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन, दैट इज 1 and 2। तो सर ये एज ऑफ कंसेंट बिल, ये आपको 1884 के आसपास का केस देखने को मिलेगा। और पूना सार्वजनिक सभा ये आपको 1867 में देखने को मिलेगी। और गुरुक्षिणी सभा ये जो है ये अलग ही सारा सिस्टम देखने को मिलेगा। इन दोनों के साथ जो है तिलक क्या है, एसोसिएटेड है। गुरुक्षिणी सभा सर इसको बनाया गया 1882 में। एज ऑफ कंसेंट बिल 1884 में आया था, लेकिन 1881 में जो है बेसिकली क्या होगा सर, पास होगा। जहां पे क्या किया गया था, एज को बढ़ाने घटाने की बात की गई। 1840 में आत्मीय सभा और यहाँ पे 1867 में है पुनः सार्वजनिक सभा और प्रार्थना समाज इसी आसपास देखने को। यस, तो 1870 में है क्या, पुनः सार्वजनिक सभा। सॉरी मैं इसको प्रार्थना समाज के साथ कंफ्यूज कर रहा था, प्रार्थना समाज है 1867, याद रखना। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now moving to the next। सर बोला ये जा रहा है कि जस्ट द प्रपोजल ऑफ द कैबिनेट मिशन डिड नॉट इंक्लूड। कैबिनेट मिशन प्लान आया था, कब आया था, 1946। अरे कुछ क्वेश्चन पूछना था आपसे, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन प्लान आया था, कौन सा इनमें इंक्लूड नहीं है? अ 3-tier स्ट्रक्चर फॉर द यूनियन ऑफ इंडिया विद बोथ द प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट। भारत संघ के लिए त्रिस्तरीय संरचना जिसमें प्रांत तथा भारतीय रजवाड़े दोनों सम्मिलित थे। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है सर। तो 1 हो सकता है 1, लेकिन नॉट इंक्लूड, तो काटो। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बिल्कुल सर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसी से तो आई थी, पढ़ा होगा लक्ष्मीकांत में आपको। यस, तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब ये भी नहीं हो सकता। आई लेफ्ट द ओनली वन ऑप्शन सी। तीसरा 6 प्रोविंसेस के बारे में बात की जा रही है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे जो है ये सारी इंफॉर्मेशन आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो आराम से, उसके लिए वीडियो की लेंथ को बढ़ाने का कोई फायदा है नहीं। मूविंग टू द नेक्स्ट। अब सर यदि मैं नेक्स्ट की बात करूं तो बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द फ्रीडम एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता तथा विभाजन में संबंधित कौन सा एक कथन नहीं है? सर फरवरी 1947 में जो है ब्रिटिशर्स से प्राइम मिनिस्टर थे एटली, इन्होंने अनाउंस किया कि ब्रिटिशर्स आर नॉट गोइंग टू ट्रांसफर द पावर टू इंडिया कम व्हाट वे। फरवरी 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने घोषणा की कि ये ब्रिटिश किसी भी परिस्थिति में भारतीयों की सत्ता हस्तांतरण नहीं करेंगे। लॉर्ड वेवल एडवोकेटेड द टोटल विड्रॉल ऑफ द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया बाय 31 मार्च 1948। लॉर्ड वेवल ने 31 मार्च 1948 तक भारत से ब्रिटिश की पूर्ण वापसी की वकालत की। इट वॉज लॉर्ड माउंट बैटन हु स्पीडेड अप द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ पावर। लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया में तेजी लाई। द प्लान बाल्कन वॉज अबेंडेंड ऑन द अकाउंट ऑफ नेहरू अपोजिशन टू इट। नेहरू के विरोध के कारण बाल्कन योजना का परित्याग कर दिया गया। तो सर मुझे ये पता है कि जो प्राइम मिनिस्टर एटली थे इन्होंने तो बोला था कि हमें क्या करना है, ट्रांसफर करनी है पावर। बोला क्या गया है, नॉट करेक्ट, नॉट गोइंग टू ट्रांसफर द पावर, ऐसी कोई जिद इनकी थी। तो ए इसका राइट आंसर होगा। राइट, आप देख सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर जो एटली थे सर, आपको क्या देखने मिलेगा, इन्होंने बोला था, अनाउंस किया था 20 ऑफ फेब 1947 को हम फुल सेल्फ गवर्नमेंट जो है ब्रिटिश इंडिया की कहीं ना कहीं ट्रांसफर कर देंगे किसको, इंडिया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। पीजेंट मूवमेंट दी है और लीडर मूवमेंट दी है। सर आपने यदि मोपल्ला या मोपिल्ला रिवेलियन पढ़ा है तब आपके लिए कहीं बात बनेगी। यहां से देखते हैं, बोला गया है बख्शत लैंड मूवमेंट, इक्का मूवमेंट, मोपिल्ला रिवेलियन एंड अवध किसान मूवमेंट। यस, पहले मुझे एक बात बताओ आपकी, ये जो
आपका क्या है सर, मोपिल्ला रिबेलियन है। इसके टाइम पे कौन सा मेजर जो है इवेंट हो रहा था, ये आप बताओ कि कौन सा मेजर इवेंट चल रहा था इंडिया में उस टाइम पे, कौन सी मूवमेंट चली हुई थी उस टाइम पे, ये उसका सब पार्ट है। यस, तो सर मुझे ये पता है, एक साइड दिया है बाबा रामचंद्र, कुएमदी हजी, मादरी पासी और कन्यानंद कार्यानंद शर्मा। सर मुझे ये पता है कि मोपिल्ला रिबेलियन एक मुस्लिम मूवमेंट थी, तो मुस्लिम मूवमेंट में एक ही पर्सन आपको देखने को मिलेगा इसमें मुस्लिम ने, तो ये होगा और ये होगा। काट दिए जी दोनों, बढ़िया, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब सर दूसरे का तीसरा होगा, दूसरे का तीसरा आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब सर बात सारी की सारी कहाँ खड़ी है, अवध किसान सभा। अवध किसान सभा सर ये जो है बेसिकली कौन, बाबा रामचंद्र। तो वन यहाँ पे है, तो यहाँ पे और ए इज गोइंग टू द राइट आंसर। बख्शत लैंड सर ये कौन, कार्यानंद शर्मा। तो ये आपने पढ़ा है स्पेक्ट्रम में तभी आंसर कर पाओगे, और याद किया है, पढ़ना अलग बात है, याद करना अलग बात है, याद है तभी आप कर पाओगे उसको। तो देख सकते हो सारे सारे ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के आसपास की है, यही क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा हुआ था। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक साइड जो है ट्राइब्स दी हुई है, दूसरी साइड आपको क्या दिया है, आपको मूवमेंट दी है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, बारदोली सत्याग्रह जो है कब हुआ था, इसको लीड किसने किया था। मुझे एक और क्वेश्चन बताओ कि सरदार पटेल को सरदार का टाइटल किसने दिया, कौन सी वो फीमेल थी। yes. तो सर बारदोली, त्रिभागा, सत्याशोधक समाज और क्या देखने मिलेगा, उलगुन। बारदोली सत्याग्रह, त्रिभागा, सत्याशोधक समाज, उलगुन, बरगदार, काली परज, मुंडा और कुशनी कुशबी कृषक। तो मुझे पता है सर उलगुन जो है ये कहीं ना कहीं मुंडा के साथ एसोसिएटेड है, तो चौथे का तीसरा ये कट गए। तो सर क्या होगा, पहले का दूसरा, बारदोली, कलिपराज। यस। अब सर सत्याशोधक समाज की यदि मैं बात करूं, तो सर ये कुनबी पीजेंट्री के साथ एसोसिएटेड थे। यस। तो तीसरे का क्या है, चौथा, तो दूसरे का क्या आएगा, फर्स्ट, तिबागा। तो बी इज गोइंग टू द राइट आंसर। तो ये सारी सारी आपको, आप चाहो तो कुछ वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द फीचर ऑफ द होम रूल मूवमेंट इन इंडिया। अब ये एक ट्रिकी क्वेश्चन जहां पे आपके कॉमन सेंस हिलेगा। नॉट करेक्ट, बॉयकॉटिंग एंड पिकेटिंग, धरना एवं बहिष्कार, टू सेपरेट होम रूल लीग रेदर देन वन ऑल इंडिया होम रूल ऑर्गेनाइजेशन, सेटिंग अप ऑफ डिस्कशन ग्रुप एंड रीडिंग रूम्स, सेल एंड सर्कुलेशन ऑफ द पैम्फलेट्स। सेकंड, ये सही मान के चलूं मैं बी वाली स्टेटमेंट को, कि सर एक एनी बेसेंट जो है क्या करेगी, एक एनी बेसेंट लेके आई थी, एक जो है तिलक लेके आई थी। यस। तो ये तो नहीं होगा सर, ये तो नहीं होगा। अब सी को देखते हैं, डिस्कशन ग्रुप रीडिंग रूम हाँ बनाए, बॉयकॉट और पिकेटिंग, धरना और बॉयकॉट किए थे, दिस इज द क्वेश्चन। तो सर ये राइट आंसर है कि ऐसा कुछ नहीं किया गया था। याद रखना हर मूवमेंट के अंदर जो है धरने हुए हैं, बॉयकॉट हुआ है, लेकिन इसके अंदर नहीं हुआ है होम रूल मूवमेंट के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना, और यहाँ से आप जो है अपने नोट्स के अंदर इसको मेंशन कर लें। यस, नोट्स के अंदर आप इसको जो है मेंशन कर लें। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टू द नेक्स्ट, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। 1893 में सर स्प्लिट होता है आर्य समाज के अंदर। पहले मुझे एक बात बताओ कि आर्य समाज किसने फाउंड किया, कब फाउंड किया, ठीक है। 1893 में किन विषयों पर आर्य समाज में विभाजन हुआ, मीट ईटिंग वर्सेस वेजिटेरियन, कास्ट सिस्टम एंड विडो मैरिज, मांसाहार बनाम शाकाहार, जाति व्यवस्था वर्सेस तथा विधवा पूर्ण विवाह, शुद्धि टू कन्वर्ट, धर्मांतरी व्यक्तियों की शुद्धि, और एंग्लिसाइज एंड संस्कृत बेस्ड एजुकेशन। तो सर सबसे बड़ी बात है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, डीएवी कॉलेज बनेगा, कॉलेज पार्टी, लेबर पार्टी अलग बनेगी। यस, पढ़ा होगा आपने। तो सर फोर्थ, तो फोर्थ यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, वन। दूसरा सर शुद्धि मूवमेंट, शुद्धि मूवमेंट तो जब आर्य समाज बनेगा उसी टाइम पे हो जाएगी, लास्ट में नहीं होगी। यस,
ये भी कटा, पहुंच गया 50-50। अब 1 और 2 पे वीडो रिमैरिज सर आर्य समाज का कोई लेना देना नहीं है, वो तो रिफॉर्म कर रहे थे, तो मीट ईटिंग वर्सेस वेजिटेरियन, तो क्या आएगा 1 and 4 ओनली, क्या आएगा 1 and 4 ओनली। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती। अब यदि मैं बात करूं सर, महात्मा गांधी ने जो है पहली बार हंगर स्ट्राइक कब की थी ताकि हम वो अपना गोल को अचीव कर पाए? महात्मा गांधी ने वांछित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग कहां और कब किया? दक्षिण अफ्रीका में, नेपाल में वर्ष 1906 में, चंपारण में 1917 में, अहमदाबाद में 1918 में, दक्षिण अफ्रीका में 1906। तो सर इजी क्वेश्चन है, राइट आंसर क्या होगा? सी राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन इजी होने चाहिए, ये पढ़े हुए होंगे आपने स्पेक्ट्रम के अंदर। सी इज गोइंग टू द राइट आंसर। यस, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। यस, तो आप इजीली इसको पढ़ सकते हो खुद से, राइट। अब आ रहा सर वासुदेव बलवंत फड़के। यदि मैं बात करूं वासुदेव बलवंत फड़के के बारे में, तो सर बोला जा रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? एक्सपीरियंस ऑफ द डेक्कन फेमाइन ऑफ 1876-77, 1876 और 77 दक्कन, बिल्कुल। हिंदू रिवाइवलिज्म, हिंदू पुनर्जागरण, थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, और फुले की सुधारवादी विचार, रिफॉर्मिस्ट आइडिया ऑफ। तो सर मुझे यह पता है कि ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस वासुदेव बलवंत फड़के ज्यादा इन्फ्लुएंस किससे होते? बाल गंगाधर तिलक की राइटिंग से होते, ना कि फुले की राइटिंग से। काट दो, बचा क्या? तीसरी में स्टेटमेंट चेक नहीं करूंगा कि हाँ ड्रेन ऑफ वेल्थ। पहली में स्टेटमेंट चेक नहीं करूंगा, डक्कन फेमाइन। अच्छा मुझे ये बताओ, डक्कन फेमाइन जो था आया था, एक डक्कन राइट्स भी होती है। डक्कन राइट्स कौन सी मूवमेंट के कारण होते हैं, कौन से ब्रिटिशर्स के सिस्टम के कारण होते हैं? आपको ये बताना है, आपने यदि थीम्स को अच्छे से पढ़ा। तो सर अब ये आ गया। अब क्या हिंदू रिवाइवलिज्म? बिल्कुल ये भी होगा, तो क्या होगा सर? ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। तो ये आप सारी सारी जो है चीजें देख सकते हैं। इन्होंने जो है क्या विर्दिनी सभा, ये याद रखना, एजुकेट को यूथ करने के लिए, यूथ को एजुकेट करने के लिए जो है फड़के ने ये बेसिकली लेके आए थे। और ये रनाडे से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस, फुले से नहीं थी। बोला जा रहा है सर विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ कम्युनिस्ट लीडर इन कॉलोनियल इंडिया। कॉलोनियल इंडिया के अंदर इनमें से कौन सा जो है कम्युनिस्ट लीडर नहीं था? कानपुर वॉल्शविक कॉन्स्पिरेसी हमने पढ़ी है, यस, उसमें मैंने आपको सबका नाम बताए हुए थे। तो ऑब्वियसली सर उसमें ऐसे डांगे थे, मुजफ्फर अहमद थे, तो ये तो नहीं होंगे, ये कम्युनिस्ट लीडर है। अब शिंगरा वैल्यू और जो है पीसी रॉय होंगे, तो सर पीसी रॉय इसका राइट आंसर। प्रफुल्ल चंद्र रे, ठीक है, ऐसे डांगे मुजफ्फरपुर, मुजफ्फर अहमद और जो है शिंगरा वैल्यू। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर बोला गया है हु अमंग द फॉलोइंग वर वेल नोन एज अ कैंपेनियन और चैंपियन ऑफ द वुमेन एजुकेशन इन कॉलोनियल इंडिया। निम्नलिखित में से औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा के सुधार के पक्षधर थे, कौन थे? सिस्टर सुभालक्ष्मी, बेगम रोकेया सखावत हुसैन, केशव चंद्र सिंह एंड आनंद चुम्र स्वामी, कुमार स्वामी। ये सर मैं तीसरा मान के चलूं, ये तो करेंगे। अब मैं पहला देख रहा हूँ, सिस्टर सुभालक्ष्मी, कभी सुना हुआ आपने तो ठीक है, इन्होंने भी किया हुआ था 50-50। तो सर अब दूसरा भी होगा ही। अब अनंत कुमार स्वामी, इनका कोई लेना देना नहीं, तो गलत। बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ये वेस्टर्न वर्ल्ड के ऊपर ज्यादा लिखते थे, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सर एक साइड आपके पास पर्सन है, दूसरी साइड पॉलिटिकल पार्टी। बी आर अम्बेडकर, सिकंदर हयात खान, फजूल हक और खलीक हुजाम। सबसे पहली बात है, लेबर की बात कौन करेगा सर? बी आर अम्बेडकर, ये सुनो। तो सर बी आर अम्बेडकर ने क्या किया है, इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को फाउंड किया। यस, तो सर यहां से मुझे क्या लगेगा, यहां से जो राइट आंसर आएगा सर, ये होगा या ये होगा, चलिए ये काट दो। तो मुझे ये पता चल गया कि इन्होंने क्या फाउंड किया था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग। तो ये आ गया सर। सिकंदर हयात खान यूनिस्ट पार्टी, सुना होगा आपने कभी ना कभी। yes. तो बी इज द राइट आंसर।
यदि आप बी आर अम्बेडकर और सिकंदर हयात खान के बारे में पता है तो इजीली आप जो है राइट आंसर तक पहुंच सकते हो। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला जा रहा है सर कांग्रेस जो सिस्टम है ये टर्म किसने कॉइन की थी? डीएल सेठ ने, रजनी कोठारी ने, जेम्स मैनोर ने, या क्रिस्टोफ जेफरलॉट ने? तो यदि आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, तो नोट्स के अंदर ऐड कर लेना, बी इज गोइंग टू द राइट आंसर। रजनी कोठारी ने कांग्रेस सिस्टम की बात की गई है, याद रखना ही आपको। गांधी इरविन पैक्ट के बारे में आपसे पूछा गया है, इजी क्वेश्चन है ये कि सर गांधी इरविन पैक्ट के बारे में गलत कौन सी स्टेटमेंट है? सर यहाँ पे जो है गांधी जी रोट अ लेटर सीकिंग एन इंटरव्यू विद द वॉइसरॉय, मतलब इन दोनों के बीच में सर क्या हुआ था? पैक्ट हुआ था। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज टू बी डिसकंटिन्यूड, ये हमने 20 बार पढ़ा हुआ, तो ये स्टेटमेंट नहीं है। इम्प्रिजन्ड फ्रीडम फाइटर वर टू बी रिलीज्ड, हाँ ये भी करना है सर, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं इनको आप रिलीज करो, ऑल द पॉलिटिकल। अब सर दो स्टेटमेंटें तो नहीं हो सकती, 50-50 पहुंच गई। ऑल द लैंड दैट हैज बीन कन्फिस्केटेड वर टू बी रिटर्न टू द ओरिजिनल ओनर, हाँ लेकिन ऑल द लैंड नहीं सर, ऐसी लैंड जो कि थर्ड किसी को नहीं बेची हुई है, वो वाली लैंड। तो क्या होगा सर? बी इज गोइंग टू द राइट आंसर। क्या होगा? बी इज गोइंग टू द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, which of the following is believed to be a compilation of the psalms sung by the women? मुझे नहीं पता ये इसको प्रोनाउंशिएट कैसे करेंगे, तो सर उसको क्या कहा जाता है? सुमंग विलासिनी, थेरी गाथा, स्त्री धर्म पद्धति और ऋतु समाहार। राइट आंसर सर क्या होगा इसका? बी राइट आंसर होगा, थेरी गाथा। बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, याद रखना। तो पूछा जा सकता है कि एग्जाम में कि थेरी गाथा क्या है सर? एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। yes. अब अमर सिन्हा के बारे में पूछा जा रहा है, अमर सिन्हा कौन होंगे सर? ये एक राजपूत किंग थे क्या चालुक्य लीनेज में, या फिर लेक्सिकोग्राफर थे, कोषागार थे एशियन टाइम के, या फिर कौटिल्य द्वारा अपने अर्थशास्त्र में इनका उल्लेख किया गया है, या ओडिशा की नृत्य शैली? ओडिशा की नृत्य शैली नहीं है अमर सिन्हा, पहले काट दो। अब बचा कैसे? कौटिल्य का कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता, चालुक्य का कुछ होगा कि नहीं होगा? यस, चालुक्य सर कहाँ पे है? नीचे कहीं देखने को मिलेंगे। यस, अमर सिन्हा को यहां से काट सकते हो। अब सर ये हो सकता है या ये हो सकता है, इसका राइट आंसर ए है। यस, तो बेसिकली ये इन्होंने क्या किया था, संस्कृत ग्रामरियन थे ये और पोइट थे। अमरकोश इनका नाम, अमरकोश इनके काम का नाम था, अमर सिन्हा इनका खुद का नाम था। पूछा गया सर तोल्काप्पियम क्या है? यदि आपने थीम्स को पढ़ा हुआ है तो बहुत इजीली आप आंसर कर सकते हो सर। ये एक स्टेप बेल ऑफ द वेस्टर्न इंडिया है। नो, बावड़ी नहीं है। अच्छा बावड़ी बताना कौन सी वेस्टर्न इंडिया में, हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम पे। बुक है तमिल ग्रामर के ऊपर, कलेक्शन है तमिल भक्ति पोइम की, या फिर कन्नड़ा पोइम्स है। कन्नड़ा पोइम्स को काटो, तमिल ही कुछ होगा, तो क्या है सर? एक तमिल ग्रामर है। तो इसी के साथ जो है इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कि बहुत सारे क्वेश्चन सही होंगे। आपको जो है अपना स्कोर जो है नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूंगा। थैंक यू सो मच।